एवरीवन, स्वागत है आपका बायोलॉजी के थर्ड चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस के पहले लेक्चर में। तो आज हम अपने तीसरे चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। यानी कि इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि आप देखते हैं कि कुछ बैक्टीरियाज है, कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, प्लांट्स है, ह्यूमंस है, ये सभी रिप्रोडक्शन किस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन एक्चुअली। ठीक है, तो देखिए रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस यंग वंस लाइक देयर ओन। यानी कि जब ऑर्गेनिजम्स, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, जब वो अपने जैसे छोटे ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करता है जो उसके जैसे ही देखने में लगते हैं। जैसे कि अमीबा अगर रिप्रोडक्शन करेगा तो अमीबा अपने जैसा ही एक अमीबा दूसरा बना देगा जो उसके जैसा ही लगता होगा, उसी की स्पीशीज से बिलोंग करता होगा। और क्या, जैसे कि कोई डॉग है तो वो अपने ही जैसा डॉग छोटा प्रोड्यूस करेगा, जिसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। हम ह्यूमंस हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो वो क्या है, वो एक रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है। यानी कि अपने जैसे छोटे बच्चों को प्रोड्यूस करना इज नोन एज रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ये क्लास बहुत ही बेसिक्स के ऊपर बेस्ड होने वाली है। आगे के पढ़ने के लिए आपको है ना कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, नहीं तो आप आगे जैसे कि मैं टर्म्स यूज करूंगी तो उनको समझ नहीं पाओगे। ठीक है, तो ये क्लास मेनली बेसिक्स पर होने वाली है और थोड़ा सा पार्ट सिर्फ इसमें एनसीईआरटी का कवर करेंगे। मेनली हम बेसिक्स को कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो सबसे पहले एक बात देखिए, हम किस चीज से बने हुए हैं। हमारी पूरी बॉडी सेल्स की बनी हुई है। अब सेल्स की बनी हुई है तो सेल्स का थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए हमारे पास जो सेल होती है, सेल क्या होती है, सेल में बाहर जो लेयर होती है ह्यूमंस के अंदर, उसको बोला जाता है सेल मेम्ब्रेन। सीएम से मैं डिनोट कर रही हूं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और अंदर इसके एक छोटा सा ऑर्गेनल कह सकते हैं हम, वो प्रेजेंट होता है जिसको बोला जाता है न्यूक्लियस। इसको बोला जाता है न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस मैंने साइज में थोड़ा सा बड़ा बनाया है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें बतानी है। न्यूक्लियस है तो ये क्या है, ये जो आउटर लेयर है ये है इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब देखिए हमने क्या देखा था कि जो न्यूक्लियस होती है, आप 9th क्लास में पहले चैप्टर में पढ़ कर के आए है ना, कि सेल का कैसा स्ट्रक्चर होता है, कौन से सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस क्या होता है, ये सब आप पढ़ कर के आए। ठीक है, अब आप क्या देखते हैं कि जो हमारे न्यूक्लियस होता है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम्स। ठीक है, क्रोमोसोम्स। अब ये क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स कुछ नहीं होते हैं, ये मैंने बनाया है क्रोमोसोम्स। ठीक है, क्रोमोसोम्स। अब क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स कुछ नहीं होते हैं, दीज आर द कॉइल्ड फॉर्म ऑफ डीएनए। कॉइल्ड फॉर्म ऑफ डीएनए। अब डीएनए क्या होता है, पहली बात तो यही आती है। देखिए डीएनए कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। क्या होते हैं, कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं हमारे न्यूक्लियस के अंदर, ऐसे ही घूमते रहते हैं। ठीक है, डीएनए क्या है, एक तरीके से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो हमारे न्यूक्लियस के अंदर घूमता रहता है। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो डीएनए होता है ना, ये लेंथ में काफी बड़ा होता है। कितना बड़ा, एक सेल के अंदर 2 मीटर लंबा डीएनए हो सकता है। यानी कि एक छोटी सी सेल है उसके अंदर, लेकिन डीएनए कितना लंबा है, 2 मीटर लंबा। अब आप खुद ही सोचिए, ये 2 मीटर लंबा डीएनए जो है, ये क्या इस सेल में, इस सेल के छोटे से न्यूक्लियस में फिट आ सकता है? नहीं आ सकता। तो अगर इस डीएनए को मुझे इस छोटे से न्यूक्लियस में फिट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको कॉइल करना पड़ेगा, या फिर मैं कह सकती हूँ इसे एक सही तरीके से बांधना पड़ेगा। और जब हम इसको एक सही तरीके से बांध देते हैं ना, एक प्रॉपर तरीके से कॉइल कर देते हैं, उसी स्ट्रक्चर को बोला जाता है क्रोमोसोम। जैसे कि हम अभी देखते हैं, देखिए फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्या है, मेरे पास ये हमारी, इसे क्या कहते हैं, इसे रील कहते हैं। ठीक है, क्या होता है, रील होती है। इससे क्या करते हैं, हम कपड़ों के अंदर सिलाई करते हैं ना। अब इसमें क्या है, इसके साइड में क्या है, ये किस चीज से बनी, ये धागा लपेटा हुआ है इसके साइड में। ठीक है, ये क्या है, पतला पतला थ्रेड है। इस थ्रेड को क्या कर रखा है, इस थ्रेड को एक वेल ऑर्गेनाइज तरीके से इसमें बांध रखा है, और पूरा इतना लंबा थ्रेड जो है उसको एक छोटे से इसमें एरिया में कवर करने के लिए इसको बहुत अच्छी तरीके से कॉइल कर रखा है, लपेट रखा है। यानी कि बड़ी सी जो लेंथ है वो छोटे से एरिया में आ रही है। सेम यही काम होता है डीएनए के साथ। ये समझिए, ये जो आपका थ्रेड है ना, ये थ्रेड है आपका डीएनए, और इस डीएनए को कॉइल करके एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाया जाता है जिसको बोला जाता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम। अब इस डीएनए का काम क्या होता है, ये जो डीएनए होता है ना, यही होता है मेन साइट, या फिर ये कह सकते हैं ये वो मेन रीजन है जो जेनेटिक कैरेक्टर्स को कैरी करता है। जेनेटिक कैरेक्टर्स कैसे, देखिए आप कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स के जैसे दिखते हैं, है ना,
कई बार कहते हैं ना, अरे इसके नाक तो देखो अपने पापा पे गई है ना, इसका चेहरा देखो इसकी मम्मी पे गया है, ये तो दादाजी पे गया है। तो वो कैसे कैरेक्टर होता है? वो होते हैं जेनेटिक कैरेक्टर, यानी कि जो आपको अपने पेरेंट्स से या ग्रैंड पेरेंट्स से मिले हैं, ठीक है, ऐसे कैरेक्टर्स को बोला जाता है जेनेटिक कैरेक्टर्स। तो ये जेनेटिक कैरेक्टर्स जो कैरी करता है वो करता है डीएनए। सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है और क्रोमोसोम के अंदर होता है हमारा डीएनए। डीएनए करता है जेनेटिक कैरेक्टर्स को कैरी, ठीक है। अब देखिए हमारी जो सेल है ना, हमारी सेल के अंदर, हमारे ह्यूमन सेल के अंदर, ह्यूमन सेल की बात कर रही हूँ, ह्यूमन सेल के अंदर कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि कितने नंबर होंगे क्रोमोसोम के ये फिक्स होता है। तो हमारी एक नॉर्मल सेल के अंदर, हमारी बॉडी की एक नॉर्मल सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं? ह्यूमन सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो हमारी बॉडी में क्रोमोसोम होते हैं 46 क्रोमोसोम। कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम, 46 नंबर में, या फिर मैं इसी को लिख सकती हूँ 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, 26 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। इतने क्रोमोसोम हर ह्यूमन सेल के अंदर मिलते हैं, ये बात समझ में। अब देखिए ये जो 46 है ना, 46 जो है, मैंने क्या कहा कि जितनी भी बॉडी में क्रोमोसोम पाए जाते हैं एक्चुअली, है ना, नॉर्मली जितने भी क्रोमोसोम एक ऑर्गेनिज्म की सेल में पाए जाते हैं उसको मैं डिनोट कर देती हूँ 2n से, 2n से, ठीक है। यानी कि अगर मेरी बॉडी में 46 क्रोमोसोम मिलते हैं तो मैंने उसको 2n से डिनोट कर दिया। अगर किसी और ऑर्गेनिज्म के अंदर 36 मिलते हैं तो भी मैं उसको 2n से डिनोट कर दिया, अगर 20 मिलते हैं तो भी 2n से डिनोट कर दिया, अगर 4 मिलते हैं तो भी 2n से ही डिनोट करती, ठीक है। ये जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है सिर्फ मैंने 4 बना करके दिखाया है, लेकिन एक्चुअल में ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम। अब 46 है, नॉर्मली जितने बॉडी में होंगे उनको बोला जाता है 2n, या फिर इसी 2n को मैं बोल सकती हूँ डिप्लॉयड। क्या बोल सकती हूँ मैं? डिप्लॉयड। डिप्लॉयड का मतलब होता है एक सेल के अंदर एक्चुअल में जितने भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं उसको बोला जाता है डिप्लॉयड, या फिर इसी को डिनोट करा जाता है 2n से। अगर मैं ह्यूमन के अंदर 2n पूछूं तो ह्यूमन के अंदर 2n का मतलब है 46 क्रोमोसोम, या फिर मैं बोल सकती हूँ 26 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। अब ये जो सेल है ना, नॉर्मली हमारी बॉडी में सभी जगह यही वाली सेल्स मिलती हैं। नॉर्मली हमारी बॉडी में हर ऑर्गन में, हर पार्ट में इसी तरीके की सेल मिलती है, सबके अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं। और इन सेल को, क्योंकि ये नॉर्मली बॉडी में मिलते, सारी बॉडी में हर जगह पर ऐसी सेल्स मिलती हैं, तो इन सेल को एक स्पेशल नाम दे दिया जाता है जिसको मैं बोलती हूँ सोमैटिक सेल। क्या बोलती हूँ मैं? सोमैटिक सेल्स, ठीक है। ये हो गई मेरी सोमैटिक सेल्स, यानी कि पूरी बॉडी में जो सेल्स प्रेजेंट है उनको मैंने बोल दिया सोमैटिक सेल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, ठीक है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन। तो अब एक बात बताइए, रिप्रोडक्शन हमारी बॉडी की बहुत ही स्पेशल सी प्रोसेस है। क्या उसको करने के लिए उसको कुछ स्पेशल एडवांटेज नहीं दिए जाएंगे? क्या उनकी सेल्स को कुछ स्पेशल काम नहीं करना पड़ेगा? अभी देखते हैं कैसे। देखिए एक सेल मेरे पास आई, एक सेल मेरे पास आती है और क्या कहती है? सेल मेरे पास आकर के कहती है कि मुझे रिप्रोडक्शन करने वाली सेल बनना है। क्या करना है? मुझे रिप्रोडक्शन करने वाली सेल बनना है। तो ये क्या हो गई? इसको मैंने बोला चलो तुम पेरेंट सेल कहलाओगी, ठीक है, पेरेंट सेल कहलाओगी। अभी मैं क्या कहती हूँ कि ये जो सेल है ना, ये सेल मेरे पास नॉर्मल एक सेल आई है, इसको मैंने क्या कहा? इसको मैंने कहा कि भैया तुम्हारे पास 4 क्रोमोसोम है, ठीक है, 4 क्रोमोसोम है, ठीक है। अब मैंने क्या कहा कि ये जो मेरे पास सेल आई है ना, ये कह रही है कि मुझे रिप्रोडक्शन करने के केपेबल बनना है। मैंने कहा कि तुम ऐसे नहीं बन सकती हो रिप्रोडक्शन करने के केपेबल, तुम ऐसी ही सेल नहीं रह सकती हो, तुम्हें कुछ ना कुछ अपने अंदर चेंज करना पड़ेगा, तुम्हें एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, वो प्रोसेस क्या होती है वो भी बताऊंगी। इसको बोलते हैं मियोसिस। क्या बोलते हैं? मियोसिस। तो इस पेरेंट सेल को रिप्रोडक्शन करने के कैपेबल अगर बनना है तो इसको मियोसिस नाम के प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। और जब ये मियोसिस नाम की प्रोसेस से गुजरेगी तो क्या होगा? हमारी एक सेल से 4 सेल बनेंगी। कितनी सेल बनेंगी? 4 सेल बनेंगी, ठीक है। अब 4 सेल में क्या होगा? जब ये 4 सेल में बटेगी
तो इसमें हर सेल के अंदर यहाँ पे क्या होगा, हर सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम है, 4 क्रोमोसोम है, 1 2 3 4, ठीक है, 4 क्रोमोसोम है। लेकिन जैसे ही इसमें मियोसिस होगा, मियोसिस क्या होता है फिर कह रही हूं, अभी बताऊंगी थोड़ी देर में, मियोसिस नाम की प्रोसेस होगी तो इसके अंदर केवल और केवल 2 क्रोमोसोम रह जाएंगे सभी सेल्स के अंदर। अब समझिए बात को, क्या हुआ, एक सेल मेरे पास आई, उसने कहा मुझे रिप्रोडक्शन करने के कैपेबल बनना है, मैंने कहा तुम्हें एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा जिसका नाम है मियोसिस। जब ये मियोसिस करेगी तो एक सेल से 4 सेल बनेंगी और जो 4 सेल बनेंगी उन सब के अंदर कितना कितना क्रोमोसोम है, 1 और 2, 1 और 2, यानी कि सबके अंदर कितना क्रोमोसोम है, 2 क्रोमोसोम है। सबके अंदर कितना क्रोमोसोम है, 2 क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम कितने हैं, 2 क्रोमोसोम है। यानी कि आप खुद देखो, पहले कितने थे, 4, अब कितने हो गए, 2। मैं तो सिर्फ 4 को रिप्रेजेंट करके चल रही हूँ ना, यहाँ पे तो कितने भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि यहाँ पे मेरे 46 क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन मैं 46 तो इस सेल के अंदर नहीं बना सकती, तो मैंने 4 से रिप्रेजेंट कर दिए, ठीक है। यहाँ पे कितने भी क्रोमोसोम हो सकते हैं। तो अब क्या हुआ, पहले 4 क्रोमोसोम थे, उसके बाद हर सेल में केवल और केवल 2 क्रोमोसोम रह गए, 2 क्रोमोसोम रह गए, 2 क्रोमोसोम रह गए। यानी कि जितना नंबर पहले था क्रोमोसोम का, उससे आधा नंबर रह गया क्रोमोसोम का। जितना नंबर पहले था क्रोमोसोम का, उससे आधा नंबर ऑफ क्रोमोसोम रह गया। यानी कि अगर मैं कहूं कि यहाँ पर 46 क्रोमोसोम थे, अगर मैं कहूं पेरेंट सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम थे, तो इन चारों सेल के अंदर कितने रह जाएंगे, 23, 23, 23 और 23। यानी कि सभी के अंदर क्रोमोसोम का नंबर क्या हो गया, क्रोमोसोम का नंबर आधा हो गया। तो अगर मैं कहूं कि सभी सेल्स के अंदर अगर ये सेल ह्यूमन की होती, अगर ये रिप्रोडक्टिव सेल ह्यूमन की होती, तो क्या होता, इसके अंदर सिर्फ 23 क्रोमोसोम होते। नॉर्मली कितने होते हैं, 46, और इसके अंदर कितने हैं, 23 क्रोमोसोम। उसको हमने बोला था 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, इसको बोलते हैं n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, ठीक है, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। यानी कि क्या है, आधा नंबर हो गया है, 2n था ना, उसका आधा हो गया, तो हमने इसको लिख दिया n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। अब देखिए उसको क्या बोला था, अगर मैं कहती 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, तो मैंने कहा था कि इसको बोला जाता है डिप्लॉइड सेल। ये जो सेल है ये कैसी है, डिप्लॉइड सेल। अब इसमें आधा नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं हैप्लॉइड सेल, हैप्लॉइड सेल, ठीक है, हैप्लॉइड सेल। अब आपने क्या देखा, एक डिप्लॉइड सेल आई, उससे 4 हैप्लॉइड सेल्स बनी, यानी कि सभी के अंदर n नंबर ऑफ क्रोमोसोम था, यानी कि सभी के अंदर आधा नंबर था क्रोमोसोम्स का। अब ये जो सेल है ना, ये सेल कुछ ऐसी स्पेशल सेल्स हैं जो रिप्रोडक्शन कर सकती है, ठीक है। इन्हीं सेल्स को बोला जाता है क्या, कहाँ लिखूं, यहाँ पे लिख देती हूँ, इन्हीं सेल्स को बोला जाता है रिप्रोडक्टिव सेल्स। क्या बोला जाता है, रिप्रोडक्टिव सेल्स, ठीक है, या फिर मैं इसी को बोल सकती हूँ जर्म सेल्स, ठीक है, जर्म सेल्स। अब एक काम करते हैं, ये जितना भी हमने पढ़ा ना, एक बार इसको समेट करके देखते हैं। क्या देखते हैं, देखिए हमने क्या पढ़ा, फटाफट से देखते हैं। देखिए हमने क्या देखा, हमने देखा कि हमारी पूरी बॉडी के अंदर सेल्स प्रेजेंट है, लेकिन सेल्स कितने तरीके की प्रेजेंट है, सेल्स हमारे अंदर 2 तरीके की प्रेजेंट है, 2 तरीके की सेल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। एक तो वो सेल्स जो सारे बॉडी में प्रेजेंट है, हाथ हो, पैर हो, हार्ट हो, लंग्स हो, कहीं भी हो, ये सारी सेल्स कहाँ प्रेजेंट है, एक सेल हमारी पूरी बॉडी में प्रेजेंट है, जिनको मैंने क्या कहा है, जिनको मैंने बोला सोमैटिक सेल्स, ठीक है, सोमैटिक सेल्स, ये पूरी बॉडी में प्रेजेंट है। और दूसरी टाइप की सेल्स को मैंने बोला रिप्रोडक्टिव सेल्स। क्या बोला, रिप्रोडक्टिव सेल्स या फिर जर्म सेल्स, ठीक है। अब ये सेल्स कहाँ है, ये कहाँ प्रेजेंट है, सोमैटिक सेल्स आर प्रेजेंट इन आवर होल बॉडी, यानी कि हमारी पूरी की पूरी बॉडी में यही वाली सेल्स प्रेजेंट है, सभी ऑर्गन्स में, सभी टिश्यूज में यही वाली सेल्स प्रेजेंट है। लेकिन जो रिप्रोडक्टिव सेल्स है, अब ये कहाँ मिलेंगी, ये मिलती है हमारे सेक्स ऑर्गन्स के अंदर। सेक्स ऑर्गन्स कौन से, टेस्टोस्टेरोन के टेस्टिस के अंदर, ओवरी के अंदर, ये सारे हमारे जितनी भी रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, ये हमारे सेक्स ऑर्गन्स के अंदर मिलती हैं, जो हमें रिप्रोडक्शन करने के कैपेबल बनाती हैं। अब क्या है, सोमैटिक सेल्स का काम क्या है, सोमैटिक सेल्स
डू नॉट प्रोड्यूस यंग वंस, यानी कि इससे नए बच्चों को पैदा नहीं किया जा सकता, ये सिर्फ बॉडी की नॉर्मल सेल्स है। दीज डू नॉट प्रोड्यूस यंग वंस, ठीक है, यंग वंस। लेकिन ये जो रिप्रोडक्टिव सेल्स है इन्हें तो हमने बनाया ही इसलिए है ताकि नए बच्चों को पैदा किया जा सके, यानी कि टू प्रोड्यूस न्यू यंग वंस, ठीक है। अब एक बात बताइए, ये वाली मैंने सेल्स आपको बताई थी, इसके अंदर कितना नंबर था क्रोमोसोम का? इसके अंदर क्रोमोसोम का नंबर था 46 क्रोमोसोम। इसी को मैंने रिप्रेजेंट करा था 2n से, ठीक है, 2n से। अब जो रिप्रोडक्टिव सेल्स है वो कैसी थी? वो थी हैप्लॉइड इन नंबर, वो कितने थे? उसके अंदर कितने क्रोमोसोम थे? उसके अंदर क्रोमोसोम थे 23 क्रोमोसोम। और 23 क्रोमोसोम 46 का हाफ है 23, तो 2n का लिख दिया सिर्फ और सिर्फ n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब इसको क्या बोला मैंने? इसके अंदर पूरे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, इसलिए बोला इसको डिप्लॉइड सेल, ठीक है। और इसको बोला हैप्लॉइड सेल। अब आप इसे याद कैसे करेंगे? जिसके अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो तो उसको बोलेंगे हैप्लॉइड, हाफ HA हाफ और HA हैप्लॉइड, ठीक है, हाफ से हैप्लॉइड। और जिसके अंदर डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, डाई मतलब डबल, तो उसको बोलेंगे डिप्लॉइड, ठीक है। ऐसे याद रख लो इसको कि डिप्लॉइड क्या है? जिसके अंदर पूरे नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, और हैप्लॉइड क्या है? जिसके अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखते हैं कि ये जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होती है ना, ये किस तरीके से नए यंग वंस का फॉर्मेशन करती हैं। नए यंग वंस, नई जनरेशन या फिर प्रोजेनी, सभी एक के नाम होते हैं, ठीक है। अभी देखते हैं। अब देखिए, जो हमने रिप्रोडक्टिव सेल्स ली थी, है ना, अब रिप्रोडक्टिव सेल्स में क्या होगा भाई? जब एक नया बच्चा बन रहा है तो उसमें क्या होगा? हमारी मदर की भी सेल होगी, फादर की भी सेल होगी, मदर की भी सेल होगी, फादर की भी सेल होगी। दोनों का जब कॉम्बिनेशन होगा तभी तो छोटा बच्चा, जो नया बेबी बनने वाला है, उसका फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं? जो मैंने रिप्रोडक्टिव सेल बनाई थी वो मैं 2 लूंगी। 2 क्यों लूंगी? इधर भी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाली, इधर भी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाली, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सेल्स ले ली मैंने। अब मैंने ये 2 सेल्स ली हैं, क्यों? क्योंकि एक क्या है, ये दोनों ही क्या है? ये पेरेंट सेल है, ठीक है। ये दोनों क्या है? पेरेंट सेल है। अब देखिए, पेरेंट सेल में क्या होगा? एक सेल आई है मेरे फादर से, यानी कि मेल से, ठीक है, मेल से। एक आई है मेरे फादर से यानी कि मेल से, और एक आई है मदर से यानी कि फीमेल से, ठीक है। अब जो मेल होता है उसको डिनोट करने का देखिए सिंबल क्या होता है? मेल को डिनोट करते हैं ऐसे गोला, और उसके ऊपर ये तीर, ठीक है। और फीमेल जो होती है उसको इस तरीके से डिनोट किया जाता है, हमारा गोला, और नीचे पॉजिटिव का निशान। याद रख लो कि फीमेल को ऐसे याद रख लो कि हमेशा फीमेल क्या होती है? पॉजिटिव होती है, तो उसको पॉजिटिव बनाती है नीचे की साइड, ठीक है। इस तरीके से याद रख लो। अब क्या हुआ? मेल और फीमेल, मेल को रिप्रेजेंट करा इससे, फीमेल को रिप्रेजेंट करा इससे। अब क्या होता है? अब मेल सेल, फीमेल सेल, दोनों क्या है? दोनों में n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, क्योंकि ये क्या है? ये है रिप्रोडक्टिव सेल्स। अब क्या होगा? ये दोनों सेल्स कंबाइन करेंगी, ठीक है, कंबाइन करेंगी और एक सिंगल सेल बनाएंगी। ये दोनों सेल फ्यूज हो जाएंगे एक दूसरे के अंदर मिल जाएंगी जाकर के, और एक नई सेल का फॉर्मेशन करेंगी, ठीक है, नई सेल का फॉर्मेशन करेंगी। अब ये जो मैंने कहा ना, ये फ्यूज करेंगी, इस प्रोसेस का नाम होता है फर्टिलाइजेशन, ठीक है। यानी कि मेल पेरेंट सेल ने और फीमेल पेरेंट सेल ने फ्यूज कर लिया या फिर फर्टिलाइज कर लिया, और क्या बनाई? एक नई सेल बनाई। इस सेल का नाम होता है जाइगोट। जाइगोट क्या है? जाइगोट कुछ भी नहीं है, जब मेल पेरेंट की सेल, फीमेल पेरेंट की सेल दोनों फ्यूज कर जाएंगी, जो सिंगल सेल बनेगी उसको बोला जाता है जाइगोट। क्या बोला जाता है? जाइगोट। अब खुद देखिए, इसके अंदर कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम है? n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। इसके अंदर कितने क्रोमोसोम है? n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो जब दोनों फ्यूज करेंगे तो इस वाली सेल के अंदर जो सिंगल सेल बनी है, इसके अंदर
इसका भी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम जाएगा, इसका भी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम जाएगा, यानी कि टोटल क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे? टोटल क्रोमोसोम हो जाएंगे 2n। कितने हो जाएंगे? 2n। अब एक बात बताइए, क्या ये दोबारा से नॉर्मल सेल नहीं बन गई? क्या ये सेल दोबारा से नॉर्मल सेल की तरह जैसी बॉडी में सेल्स होती है ऐसी सेल्स नहीं बन गई? अब मैं आपको बताती हूँ, जो मैंने आपको रिप्रोडक्टिव सेल्स बताई थी ना, उसके अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्यों था? अब खुद ही सोचिए, अगर मैं एक टाइम के लिए एज्यूम कर लेती हूँ कि जैसी बॉडी में सोमैटिक सेल्स थी, बाकी सारी सेल्स थी, ऐसी ही सेल्स में रिप्रोडक्टिव सेल्स भी ले लेती हूँ, जस्ट एज्यूम, ठीक है, कि ये भी 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, इसमें भी नॉर्मल सेल में जितना होता है, और इसमें भी 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, यानी कि इसके अंदर भी 46 क्रोमोसोम है और इसके अंदर भी 46 क्रोमोसोम है। बात समझ में आ गई? इसके अंदर भी 46, इसके अंदर भी 46। अब देखिए, जब 2n फ्यूज करेंगे तो क्या बन जाएगा? यहाँ पे तो 4n बन जाएगा, यानी कि हमारे क्या हो जाएगा? दोनों से आकर के 4n नंबर ऑफ क्रोमोसोम बन जाएगा। अब आप खुद ही सोचिए, क्या ऐसी सेल सर्वाइव करेगी जिसके अंदर नॉर्मल सेल से ज्यादा क्रोमोसोम हो? ये तो नॉर्मल रही ही नहीं, ये तो इनकी जैसी बन ही नहीं पाई, है ना? ये तो इनकी जैसी बॉडी में नॉर्मल सेल होनी चाहिए, ऐसी तो ये सेल बनी ही नहीं, है ना? इसके अंदर भी 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही होना चाहिए था, क्योंकि सोमैटिक सेल्स के अंदर 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, तो ये नॉर्मल सेल नहीं बनी। अब क्या हुआ? यहाँ पे 46, यहाँ पे 46, दोनों जब कंबाइन हो गए तो यानी कि इसके अंदर कितने क्रोमोसोम हो गए? इसके अंदर हो गए 92 क्रोमोसोम। अब ये सेल सर्वाइव नहीं कर पाएगी, इसीलिए क्या होता है, जो हमारी रिप्रोडक्टिव सेल्स होती है उसके अंदर क्रोमोसोम नंबर को हाफ कर दिया जाता है। क्रोमोसोम नंबर को हाफ कर दिया जाता है। हाफ करने की वजह से क्या होता है, जब हाफ दोनों मदर और फादर दोनों के जब हाफ क्रोमोसोम मिलते हैं तो एक नॉर्मल सेल बन जाती है जिसके अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि हमारी सेल में n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होना ही जरूरी है, नहीं तो हमारी सेल सर्वाइव नहीं कर पाएगी। अब क्या हो गया? इसके अंदर 23 क्रोमोसोम, इसके अंदर भी 23 क्रोमोसोम। जब दोनों के क्रोमोसोम मिले तो ये कितने क्रोमोसोम वाली हो गई? ये हो गई 46 क्रोमोसोम वाली, यानी कि एक नॉर्मल सेल के अंदर कन्वर्ट हो गई। इतनी बात समझ में आ गई? आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए, ये जाइगोट क्या होता है? ये जाइगोट एक सिंगल सेल है, सिंगल सेल जाइगोट है, सिंगल सेल है। अब इस सिंगल सेल से पूरा का पूरा बेबी किस तरीके से फॉर्मेशन करता है? बेबी का कैसे फॉर्मेशन होता है? पूरा का पूरा बच्चा बनना है, उसके लिए क्या होता है? ये सेल्स डिवाइड करती है, ठीक है? ये एक जो जाइगोट बना है ना, ये जाइगोट क्या करता है? ये जाइगोट डिवाइड करना स्टार्ट करता है, और जब ये डिवाइड करता है ना, यहां से मैं हटा देती हूँ उसे, जब ये जाइगोट डिवाइड करता है तो जाइगोट डिवाइड करने के बाद बहुत सारी सेल्स बनाना स्टार्ट करता है, सेल्स के गुच्छे बनाना स्टार्ट करता है, जिसमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब जब ये बच्चे जैसा दिखने लग जाता है ना, थोड़ा थोड़ा इसकी शेप आने लग जाती है, उसी को बोला जाता है एम्ब्रियो, ठीक है? एम्ब्रियो, यानी कि सिंगल सेल हो गई जाइगोट, और जब ये जाइगोट डिवाइड कर करके थोड़ा थोड़ा बेबी की शेप में आना शुरू हो जाता है, ऐसा लगने लगता है, थोड़े थोड़े इसके पार्ट्स दिखने लग जाते हैं, उसको बोला जाता है एम्ब्रियो। और ये एम्ब्रियो फर्दर डिवाइड करके, फर्दर मैच्योर होकर के पूरे के पूरे बेबी का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है? इतनी बात समझ में आ गई? ये थे हमारे बेसिक्स क्या होते हैं। अब एक और चीज देखते हैं। अभी मैंने आपसे एक बात कही थी कि मैंने कहा था कि ये सोमैटिक सेल्स, ये जो सोमैटिक सेल्स है, ये किस तरीके से हमारी जर्म सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है या फिर रिप्रोडक्टिव सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है, ये हम देखेंगे, ठीक है? इसको भी हटा देते हैं। अब देखिए, हमारी बॉडी में क्या होता है, आपने देखा एक बेबी था, बेबी बनना था जब, उसके लिए क्या है, एक सिंगल सेल आई थी। सिंगल सेल का क्या नाम था? सिंगल सेल का नाम था जायगोट। सिंगल सेल का नाम था जायगोट। अब ये जब जायगोट है, ये जायगोट फर्दर डिवाइड करेगा ना, फर्दर डिवाइड करेगा, और आगे क्या होगा, सेल्स का नंबर बढ़ना शुरू होगा। ऐसे ही हमारी बॉडी में हमेशा सेल्स डिवाइड करती रहती हैं नई सेल्स का फॉर्मेशन करने के लिए। आप क्लास 9th में सेल थियरी पढ़ कर क्या आए? सेल थियरी में रुडोल्फ वर्चर ने क्या दिया था, स्टेटमेंट दिया था, ओमिनी सेल्यूला ई सेल्यूला। उसका मतलब क्या होता था कि जो नई सेल्स आती है ना, दे अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि जो सेल पहले से एग्जिस्ट करती है वही डिवाइड कर करके नई सेल्स का फॉर्मेशन करती है ना? एक सेल है वो डिवाइड करती है और नई सेल्स का फॉर्मेशन करती है, इसी को बोला जाता है सेल डिवीजन। क्या बोला जाता है? सेल डिवीजन, यानी कि सेल का डिवाइड करना, ठीक है? सेल का डिवाइड करना।
ओके, अब देखिए डिवाइड कैसे करती है। डिवाइड में भी हमारे दो तरीके के डिवीजन होते हैं। डिवीजन कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के डिवीजन होते हैं। पहले को बोला जाता है माइटोसिस, माइटोसिस, और दूसरे को बोला जाता है मियोसिस। सेल्स डिवाइड करती है, पहले को बोला जाता है माइटोसिस और दूसरे को बोला जाता है मियोसिस। अब देखिए दोनों में हम एक एक सेल लेकर के चलेंगे, है ना, और फिर देखते जाएंगे कि कैसे कैसे क्या हो रहा है। अब देखिए मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर एक नॉर्मल सेल ली, ठीक है, नॉर्मल सेल ली, यहाँ पर भी एक नॉर्मल सेल ली जिसके अंदर कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम है? 2n, और इसके अंदर भी कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम है? 2n, यानी कि पूरे जितने क्रोमोसोम होने चाहिए नॉर्मल बॉडी में उतने क्रोमोसोम है, ठीक है। अब क्या होगा, जब माइटोसिस होगा, माइटोसिस होने के बाद ये एक सेल दो सेल्स में डिवाइड कर जाएगी, ये सेल डिवाइड कर गई दो सेल्स में, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, ये हो गया। और अब मियोसिस को देखते हैं। मियोसिस में क्या होगा, एक सेल आई मेरे पास, एक सेल ने क्या करा, डिवीजन करा, पहली बार उसने डिवीजन करा, डिवीजन करने के बाद उसने दो सेल्स का फॉर्मेशन किया, दो सेल्स का फॉर्मेशन किया, ठीक है। अब ये जो दो सेल्स बनी है ना, ये दो सेल्स फर्दर डिवीजन करेंगी, फर्दर डिवीजन करेंगी और दो नई सेल्स का फॉर्मेशन करेंगी। अब सुनो, अब देखो दोनों साइड डिवीजन हुआ, दोनों साइड एक ही सेल लेके चले गए, एक ही तरीके के सेल लेकर के चले थे, लेकिन अब इनके ऑब्जर्वेशन देखो, माइटोसिस जब हुआ तब क्या हुआ, एंड में दो सेल्स बनी सिर्फ, लेकिन जब मियोसिस हुआ तो लास्ट में देखो कितनी सेल बनी, 1 2 3 4, यानी कि जब माइटोसिस होता है तो कितनी सेल बनती हैं? दो सेल्स बनती हैं, 2 cells formed from 1 cell, यानी कि एक सेल से दो सेल बन जाती हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें 4 cells formed, यानी कि 4 सेल बनती हैं मियोसिस में, ठीक है। अब एक बात देखिए, जो मेरी दो सेल्स बनी, उन दोनों के अंदर कितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम है? 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, यानी कि माइटोसिस के अंदर जो डॉटर सेल्स बनती हैं, डॉटर सेल्स वो सेल्स होती हैं जो पेरेंट सेल से डिवाइड करने के बाद बनती है, जो डिवाइड करती है सेल उसको बोला जाता है पेरेंट सेल, और जो डिवीजन होने के बाद बनती है उनको बोला जाता है हमारा डॉटर सेल्स, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें दो सेल्स बनी, लेकिन दोनों में कितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम है? 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। इसमें 4 सेल्स बनी और चारों सेल में कितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम है? n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, ठीक है। 4 सेल बनी, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, 2 सेल बनी, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब देखिए 2n का मतलब क्या है? 2n का मतलब है डिप्लॉइड सेल बनी, 2n का मतलब है डिप्लॉइड सेल बनी, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे n नंबर है तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे बनी हैप्लॉइड सेल, हैप्लॉइड सेल। अब ये क्या हो गया, आप खुद ही सोचो, जिसके अंदर डिप्लॉइड नंबर है ऐसी सेल को क्या बोला जाता है? सोमैटिक सेल्स, जो हमारी बॉडी में मिलती है सारे पार्ट्स में। लेकिन हैप्लॉइड सेल्स कहाँ मिलेगी? हैप्लॉइड सेल्स तो रिप्रोडक्टिव सेल्स होती है, हैप्लॉइड सेल्स तो जर्म सेल्स होती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलेगी? वो हमारे सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर मिलेंगी, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब ये जो सेल बनती है माइटोसिस के थ्रू, जो सेल बनती है, ये जो सेल डिवीजन हुआ, ये सेल डिवीजन क्यों हुआ है? हमारी सोमैटिक सेल्स के अंदर डिवीजन क्यों होता है? सोमैटिक सेल्स के अंदर डिवीजन होता है ग्रोथ के लिए, हमारे अंदर माइटोसिस डिवीजन होता है सेल की रिपेयरिंग के लिए, ठीक है। तो क्या होता है, ये डिवीजन क्यों हो रहा है? ये डिवीजन हो रहा है ग्रोथ के लिए, ठीक है। एक छोटा सा बच्चा था, छोटा सा बच्चा बढ़ते 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 10-20 साल में एक बड़ा इंसान बन जाता है। तो वो कैसे बन जाता है? क्योंकि उसकी सेल की जो नंबर है वो बढ़ रहा है। सेल, एक सेल से 2 सेल, 2 से 4, 4 से 8, इस तरीके से सेल का डिवीजन होता जा रहा है। और जब सेल का डिवीजन होता रहता है तो एक टाइम पे क्या होता है, ग्रोथ हमें पूरी देखने के लिए मिलती है। तो ग्रोथ किसकी वजह से हो रही है? माइटोसिस की वजह से। और क्या हो रही है? और होती है रिपेयरिंग के लिए। रिपेयरिंग के लिए कैसे? अब भाई आपके कभी चोट लगती है, चोट लगती है तो क्या होता है, धीरे धीरे घाव भरना शुरू हो जाता है कुछ टाइम बाद, और आपकी स्किन एज इट इज रिपेयर होकर के वापस बन जाती है, ठीक है। तो क्या होगा, आपकी सेल ने डिवाइड करा उस वाउंड वाले एरिया पर जहां पे घाव था, वहां पे क्या करी, सेल्स डिवाइड करी। सेल्स डिवाइड करने के बाद एक नई लेयर बना दी, नई स्किन बना दी। तो क्या हुआ, स्किन की रिपेयरिंग हो गई। तो रिपेयरिंग के लिए कौन सा डिवीजन हुआ होगा?
माइटोसिस हुआ होगा, क्योंकि मियोसिस तो होने से ना, मियोसिस तो रिप्रोडक्शन वाली सेल्स में होता है, ये क्या है नॉर्मल सेल्स है, तो इनके अंदर क्या होगा माइटोसिस होगा। और मियोसिस क्यों होता है? मियोसिस होता है रिप्रोडक्टिव सेल्स को जनरेट करने के लिए, या फिर कह सकते हैं रिप्रोडक्शन करवाने के लिए। ठीक है, रिप्रोडक्शन करवाने के लिए क्या होता है, हमारी बॉडी में मियोसिस नाम का डिवीजन होता है। ये बात समझ में आ गई? ये हमने देख लिया बेसिक्स की सारी बातें। अब है ना, अब हम धीरे धीरे एनसीईआरटी पर आना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये बातें थी बेसिक्स वाली, जितना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब चलिए डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। देखिए एक चीज मैं आपको और बता दूं, यहाँ पे जब एक सेल से दो सेल में डिवाइड करती है ना, जब सेल एक सेल से दूसरी सेल में डिवाइड करती है, तो अपने जितना भी उसके अंदर कंटेंट होता है ना, सेल के अंदर क्या क्या होता है, सेल के अंदर सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, सेल के अंदर डीएनए होता है, क्रोमोसोम होता है, न्यूक्लियस होता है। तो सेल क्या करती है, क्योंकि उसको डिवीजन करना है, डिवीजन करना है यानी कि अपने से दो सेल चार सेल बनानी है, तो सेल क्या करती है, अपना जितना भी कंटेंट होता है ना उसको डबल करना स्टार्ट कर देती है। क्यों? अब आप खुद ही सोचिए, है ना, क्या हुआ, एक पेरेंट है, उनको क्या करना है, अपने दोनों बच्चों में अपनी संपत्ति को बांटना है। क्या करना है, अपनी प्रॉपर्टी जितनी भी है उनको दोनों बेटों में बांटनी है अपनी। अब आपने क्या देखा कि घर सिर्फ एक है, घर एक है, उसमें बाथरूम भी एक है, बेड भी एक है, कमरा भी एक ही है, तो आप दो बच्चों में उस एक बेड को, एक कमरे को कैसे बांटोगे? तो पापा ने क्या कहा, पापा ने कहा कि नहीं नहीं, मैं क्या करूंगा, कुछ टाइम तक और काम करूंगा और धीरे धीरे क्या करूंगा, इन ये जो जितने भी सामान है ना इनको डबल कर दूंगा, यानी कि दूसरा घर बना दूंगा, दूसरा बेड ले आऊंगा, दूसरा बाथरूम बनवा दूंगा, यानी कि हर चीज को दो दो करवा दिया, क्योंकि दो बच्चों में चीजों को बांटना है ना। तो क्या करा, सामान जितना भी घर में था, घर के सामान को डिवाइड कर दिया गया, घर के सामान को डुप्लीकेट कर दिया गया, या फिर अलग एक दूसरी उसके जैसी ही चीज बना दी गई। ठीक है, तो ऐसे क्या होता है, सिमिलरली जो हमारी सेल्स होती है ना, सेल भी क्या करती है, जब उसे डिवाइड करना होता है, तो क्योंकि दो जो बाकी सेल्स बनेंगी, बाकी दोनों सेल्स के अंदर क्या करना होगा, दोनों सेल्स के अंदर बराबर बराबर कंटेंट भेजना है। अगर एक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया है तो दूसरी सेल में भी माइटोकॉन्ड्रिया होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करती है, सेल अपने जितने भी ऑर्गेनल्स होती है ना उनको डुप्लीकेट करना स्टार्ट करती है, साथ के साथ क्या करती है, डीएनए को भी डुप्लीकेट करना स्टार्ट करती है, यानी कि डीएनए की कॉपी बना देती है ना, एक डीएनए की कॉपी बना देती है। इसके बारे में अभी आगे भी बात करेंगे। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को। ठीक है, तो चैप्टर में सबसे पहले टॉपिक क्या आता है, चैप्टर में सबसे पहले टॉपिक आता है व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। क्या मतलब कि ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन करते ही क्यों है, व्हाट इज द नीड फॉर रिप्रोडक्शन। देखिए ऐसा कोई लाइफ प्रोसेस तो हमारी रिप्रोडक्शन है नहीं। कई क्या होता है, कई हमारे हमने देखा है कि ह्यूमंस में भी कई ऐसे इनफर्टाइल कपल होते हैं जो नहीं रिप्रोडक्शन कर सकते, या फिर कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते, है ना। जैसे कि आपने देखा होगा वर्कर बीज जो होती हैं वो रिप्रोडक्शन नहीं करती, है ना। तो अब क्या हो गया, अब हमने ये तो देख लिया कि जो रिप्रोडक्शन है वो कोई नेसेसरी हमारी प्रोसेस नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं है कि रिप्रोडक्शन नहीं करोगे तो मर जाओगे, है ना। जैसे कि हमने लाइफ प्रोसेसेस देखी थी कि न्यूट्रिशन होता है, डाइजेशन होता है, रेस्पिरेशन होता है, ये प्रोसेसेस अगर नहीं करोगे तो मर जाओगे, लेकिन रिप्रोडक्शन नहीं करोगे तो मरने वाले तो नहीं हो। तो फिर रिप्रोडक्शन करते ही क्यों है ऑर्गेनिजम्स। दूसरी बात, जब रिप्रोडक्शन होता है तो उसके अंदर बहुत सारी एनर्जी भी तो जाती है, एक नए बेबी का फॉर्मेशन होना है, उसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च होती है। तो क्यों ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन करते हैं, फिर क्यों अपनी इतनी सारी एनर्जी को वो वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। तो देखिए इसका सिंपल सा जवाब देखते हैं। आप देखिए कि अगर कोई स्पीशी हो, है ना, हमारी धरती पर बहुत तरीके के जीव पाए जाते हैं, है ना, कितने तरीके के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। अगर कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा हो जो अपनी स्पीशीज का यानी कि अपने तरीके का लास्ट बच रहा हो, तो क्या उस पर कोई ध्यान देगा। खुद ही सोच कर देखिए, आप अमीबा को पहचानते हैं, है ना, आपके पास कैट है, डॉग है, काउ है, इन सबको आप पहचानते हैं। इन सबको आप कैसे पहचानते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नंबर में, है ना, इनकी जो एग्जिस्टेंस है वो अभी तक है, यानी कि अभी तक ये इस एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, इसलिए हम इन चीजों को पहचानते हैं, इन चीजों को देखते हैं, यानी कि अपनी एग्जिस्टेंस को इन्होंने मेंटेन कर रखा है। अब एग्जिस्टेंस को कैसे मेंटेन कर रखा है भाई, ऐसा तो नहीं है जो 1000 साल पहले कोई डॉग था वही अभी तक जिंदा है, नहीं। क्या, क्योंकि क्या होता है, लाइफ आती है, उसके बाद डेथ होती है, फिर नए ऑर्गेनिजम्स आते हैं। अगर नए ऑर्गेनिज्म, सोचो, अगर रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो नए ऑर्गेनिजम्स ही नहीं आएंगे, और अगर नए ऑर्गेनिजम्स ही नहीं आएंगे तो उस स्पीशीज का एग्जिस्टेंस ही इस
अर्थ पे से खत्म हो जाएगा। यानी कि जो हमारे स्पीशीज होते हैं उनको अपनी एग्जिस्टेंस बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन करने की जरूरत होती है। तो रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन अगर देखें आप तो रिप्रोडक्शन में बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च होती है, लॉट ऑफ एनर्जी। ठीक है, एनर्जी बहुत ज्यादा खर्च होती है। फिर भी क्यों करते हैं ऑर्गेनिजम्स? क्यों करते हैं ऑर्गेनिजम्स? ताकि वो अपनी एग्जिस्टेंस को मेंटेन कर सके। ठीक है, अपने अस्तित्व को इस धरती पर बनाए रखने के लिए, अपनी क्या जनरेशन के कॉन्टिन्यूएशन के लिए, ताकि क्या हो, वंश आगे बढ़े, ताकि हमारी जैसी ह्यूमंस आगे आए, ताकि अमीबा की स्पीशी आगे बढ़े, ताकि अमीबा अपने जैसी ऑर्गेनिज्म, कहीं अमीबा खत्म ना हो जाए, कहीं डॉग्स खत्म ना हो जाए, कहीं कैट्स खत्म ना हो जाए। इसलिए क्या करते हैं, वो रिप्रोडक्शन करते हैं। और वो खुद तो मर जाते हैं, लेकिन आगे क्या होता है, उनकी जनरेशन आती रहती है, फिर जनरेशन रिप्रोड्यूस करती है, दूसरी जनरेशन मर जाती है, तीसरी आ जाती है। तो ऐसे क्या होता है, लाइफ कंटिन्यूएशन में चलती रहती है। ठीक है, अगर रिप्रोडक्शन नहीं होता इस धरती पे तो ये धरती पता नहीं कब की खत्म हो चुकी होती, क्योंकि ना ही कोई नए ऑर्गेनिजम्स आते हैं, ना ही नई जनरेशन आती, और क्या होता है, एक टाइम पे आकर के धरती पे से स्पीशीज खत्म हो जाते। दैट्स व्हाई ह्यूमंस और एनी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म इसलिए रिप्रोडक्शन करता है। ओके, अब क्या कहते हैं, अब कहते हैं कि क्या डू ऑर्गेनिजम्स, एनसीईआरटी नया क्वेश्चन पूछती है कि डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्व्स। यानी कि आपकी क्या पूछना चाहते हैं, चलो एक बात देखते हैं। अब हम क्या देखते हैं, एक बात बताइए, आपने कभी देखा है कि इंसान या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म ले लीजिए, है ना, एक छोटा सा हमारे पास क्या है, एक छोटा सा काव है, मतलब छोटी सी काव नहीं है, बड़ी काव है ना, तभी तो रिप्रोडक्शन करेगी। तो बड़ी काव है हमारे पास, उसने क्या करा, रिप्रोडक्शन करा। रिप्रोडक्शन में क्या हुआ, उसका एक छोटे से बेबी का फॉर्मेशन हुआ। अब क्या ऐसा हो सकता है कि गाय का बच्चा बिल्कुल भी गाय के जैसा ना लगे, ऐसा लगे कुछ अलग ही ऑर्गेनिज्म बन गया हो, है ना। जब गाय का बच्चा है तो गाय के जैसा ही लगता है, इंसान का बच्चा तो इंसान के जैसा लगता है ना, कुत्ते का बच्चा तो कुत्ते जैसा लगता है, और अगर वो अमीबा का बच्चा अमीबा जैसा लगता है। तो अब एनसीईआरटी पूछती है, डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्व्स। अब एनसीईआरटी इस लाइन से एनसीईआरटी क्या पूछना चाह रही है, अब एनसीईआरटी इस बात से ये कहना चाह रही है कि आप बहुत ज्यादा अपने पेरेंट्स के जैसे सिमिलर दिखते हैं। आप क्या करते हैं, बहुत ज्यादा अपने पेरेंट्स के जैसे दिखते हैं, है ना। ऐसा तो नहीं है कि आपके पेरेंट्स के पास 2 हाथ हैं और आपके हाथ ये यहाँ सर पे उग रहे हैं, उनके यहाँ से उगते हैं हाथ, है ना। ऐसा तो नहीं है, जैसे हाथ उनके हैं वैसे हाथ आपके भी है, जैसा सर उनका है वैसे जो लोकेशन उनकी आंखों की है वही आपकी भी है। यानी कि आप अपने पेरेंट्स के सिमिलर दिखते हैं, पेरेंट्स के सिमिलर दिखते हैं। पर वो पूछ रहे हैं क्या उनकी जैसे एग्जैक्ट कार्बन कॉपी लगते हैं आप? क्या ऐसा होता है कि पेरेंट्स जैसे हैं डिट्टो ऐसा ही बच्चा होता है? नहीं, क्या होता है, बच्चे के फेस में, उसके एक्सप्रेशंस में, उसकी हाइट में कहीं ना कहीं डिफरेंस आ जाता है ना। यानी कि उसके जैसे सिमिलर तो है, पेरेंट के जैसे सिमिलर तो होते हैं, लेकिन उनकी एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते, उनके बिल्कुल कार्बन कॉपी छपी हुई नहीं होते। ठीक है, अब हम ये कह सकते हैं कि अगर ये पेरेंट्स के सिमिलर तो है बट नॉट आइडेंटिकल, यानी कि बिल्कुल कार्बन कॉपी नहीं है। अब मैं ये पूछूं कि ऐसे कार्बन कॉपी हम अपने पेरेंट्स के क्यों नहीं है? हम बने तो पेरेंट्स में से ही हैं, फिर हम अपने पेरेंट्स की कार्बन कॉपी क्यों नहीं है? क्यों नहीं दिखते हम अपने पेरेंट्स के बिल्कुल एग्जैक्टली उनके जैसे क्यों नहीं दिखते? तो पहली बात तो ये कि जो हम कोई भी नया ऑर्गेनिज्म बनता है, तो नया ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है? नया ऑर्गेनिज्म बनता है मेल और फीमेल के फ्यूजन की वजह से, यानी कि मदर के अलग कैरेक्टर्स है, फादर के अलग कैरेक्टर्स है। तो जब दोनों मिलते हैं तो एक नए तरीके का कैरेक्टर फॉर्मेशन करता है। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात कह सकती हूँ कि कई ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिसमें केवल सिंगल पेरेंट के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। कैसे होता है? यानी कि सिर्फ मेल रिप्रोडक्शन करता है या फिर सिर्फ और सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्शन करती है। तो ऐसा क्यों होता है? फिर उसमें क्यों नहीं बनती कार्बन कॉपी, है ना। उसमें भी तो हम कह सकते हैं इसमें तो कार्बन कॉपी बन सकती है ना, लेकिन कार्बन कॉपी नहीं बनती। कुछ ना कुछ चेंज जरूर आता है, थोड़ा बहुत आता है शायद, जिसको आप भी ना ऑब्जर्व कर पाए, लेकिन चेंज आता जरूर है। अब हम पूछना चाहते हैं कि ऐसा चेंज कैसे आता है। तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी सेल डिवाइड करती है तो क्या करती है? डीएनए रेप्लिकेशन करती है। क्या करती है?
डीएनए रेप्लिकेशन करती है। डीएनए रेप्लिकेशन करती है, क्या क्या मतलब है, वो डीएनए की कॉपीज बनाती है, डीएनए की कॉपीज बनाती है। तो अब देखिए, जब भी डीएनए की कॉपी बनती है ना, ये डीएनए है मेरा, अब जब इसकी एग्जैक्ट कॉपी बनती है, एग्जैक्ट कॉपी बनती है, तो हमेशा जब भी ये कॉपी होती है ना, जब भी ये रेप्लिकेशन होता है, तो कभी भी रेप्लिकेशन 100% एक्यूरेट नहीं होता। कभी भी डीएनए का रेप्लिकेशन 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ उसके अंदर क्या आता है, कुछ ना कुछ डिफेक्ट जरूर आता है, यानी कि थोड़ा बहुत चेंज आ ही जाता है। आप एक्यूरेट कभी भी डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत चेंज तो आता ही है, ठीक है। अब ये जो चेंज आता है ना, यही इसी चेंज की वजह से जब डीएनए रेप्लिकेशन हुआ तो ये 100% एक्यूरेट नहीं था, 100% एक्यूरेट नहीं था, जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से छोटे छोटे चेंज आ गए, छोटे छोटे चेंज आ गए। अब ये जो छोटे छोटे चेंज आए ना, इसकी वजह से क्या हुआ, हमारे अंदर जो बाकी सारे जितना भी चीजें है ना, वो हम दिखते तो पेरेंट के जैसे हैं, लेकिन हम एग्जैक्टली कार्बन कॉपी नहीं हुए, क्योंकि बहुत माइन्यूट सा कुछ पॉइंट में कुछ परसेंट का चेंज आ गया। उस चेंज की वजह से हम क्या हुआ, हमारे इतने से चेंज में है ना, हम अपने पेरेंट्स से बिल्कुल अलग दिखने लगे। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए अलग कैसे दिखने लगे, क्योंकि डीएनए क्या होता है ना, हमारी बॉडी, अब देखिए पेरेंट से क्या हो रहा है, जब पेरेंट से एक जाइगोट बनता है, जाइगोट से बेबी का फॉर्मेशन होता है, तो आप खुद सोचिए कि जाइगोट को कैसे पता कि बेबी में आंख कहाँ पर हमें प्रोड्यूस करनी है, उसके नाक किस लोकेशन पर होनी चाहिए, बाल कहाँ आने चाहिए, है ना, हाथ कहाँ पर लगे हुए होने चाहिए, यानी कि बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए हमारी ह्यूमन बॉडी में, या किसी भी जो ऑर्गेनिज्म नई प्रोजेनी बनने वाली है उसके अंदर जो बॉडी की शेप है वो किस तरीके की होनी चाहिए, ये उसको कैसे पता लगता है सेल को, जाइगोट को कैसे पता कि किस तरीके से डिवीजन करना है और किस शेप में हमें बेबी का फॉर्मेशन करना है, नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करना है। तो ये पता लगता है उसे डीएनए की वजह से, क्योंकि डीएनए क्या है, डीएनए हमारे जो जाइगोट होता है उसको क्या देता है, ब्लूप्रिंट देता है, ब्लूप्रिंट देता है। किसका ब्लूप्रिंट देता है, बॉडी की शेप साइज का हमें क्या देता है, ब्लूप्रिंट देता है। और डीएनए किस चीज का बना हुआ है, डीएनए बना हुआ है प्रोटीन का। डीएनए में बहुत सारे प्रोटीन्स भी होते हैं, ठीक है, डीएनए में बहुत सारे प्रोटीन्स भी होते हैं, और यही प्रोटीन्स आगे आने वाले प्रोटीन्स के लिए, यानी कि डीएनए जो होता है ना, जो आगे बॉडी को फॉर्मेशन के लिए बनने वाले प्रोटीन्स हैं, उनको ये ब्लूप्रिंट देता है कि किस तरीके से तुम्हें डिवाइड करना है और किस तरीके से बॉडी का फॉर्मेशन करना है। यानी कि डीएनए क्या देता है, डीएनए बॉडी में प्रोटीन्स को ब्लूप्रिंट देता है बॉडी के साइज का, बॉडी की शेप का, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, ये जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है ना, ये डीएनए रेप्लिकेशन बहुत ज्यादा माइन्यूट होता है, डीएनए रेप्लिकेशन बहुत ज्यादा माइन्यूट होता है। ऐसे में क्या होता है, ऐसे में क्या होता है, ऐसे में हमें पेरेंट जो है वो अपने बेबी के कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सिमिलर लगते हैं, मच सिमिलर, ठीक है, मच सिमिलर। यानी कि क्या हो गया, जब अगर हमारे डीएनए रेप्लिकेशन में बहुत थोड़ा सा चेंज आया तो हमारे जो पेरेंट है वो बच्चे के बहुत ज्यादा सिमिलर लगते हैं, ऐसा लगता है जैसे उनके जैसे ही हूं। और ये होता है हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वो भी हम पढ़ेंगे आगे। लेकिन क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, ये जो डीएनए रेप्लिकेशन में चेंज आया है ना, ये बहुत ज्यादा चेंज आ जाता है, मच चेंज, यानी कि बहुत ज्यादा चेंज आ जाता है, या फिर हम इसे कह सकते हैं ड्रास्टिक चेंजेस आ जाते हैं, बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाते हैं। और जब ऐसे में बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाते हैं तो हमारे जो डीएनए है ना, वो सेल एपरेटस के साथ, यानी कि जो हमारे सेल है ना, सेल का जितना भी हमारा फंक्शन है उसके साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता, उसके साथ क्या नहीं कर पाता, कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता, उसके साथ फंक्शन नहीं कर पाता। डीएनए अगर बहुत ज्यादा चेंज हो गया तो सेल के एपरेटस के साथ फंक्शन नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से फाइनली सेल मर जाएगी, सेल मर जाएगी, ठीक है। तो क्या हुआ, हमने क्या देखा कि क्या ऑर्गेनिजम्स अपने जैसी एग्जैक्ट कॉपी बनाते हैं, तो पेरेंट्स के जैसे हम सिमिलर दिखते तो हैं, लेकिन हम एग्जैक्ट कॉपी नहीं बनाते हैं, हम आइडेंटिकल नहीं होते, हम कॉपी नहीं बनाते हैं। क्यों नहीं बनाते हैं, क्योंकि जब सेल डिवाइड करती है तो डीएनए रेप्लिकेशन होता है, और डीएनए रेप्लिकेशन कभी भी 100% एक्यूरेट नहीं आता, 100% एक्यूरेट नहीं होता, तो इसकी वजह से क्या होता है, कुछ ना कुछ चेंज आ जाता है, चेंज आ जाता है तो बच्चे के अंदर क्या हो जाता है, थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं, उसके फीचर्स में थोड़े बहुत चेंजेस आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं, क्योंकि डीएनए जो होता है वो क्या देता है, हमारी बॉडी में बनने वाले प्रोटीन्स के लिए ब्लूप्रिंट देता है कि किस तरीके का बॉडी का साइज और शेप होना चाहिए, ठीक है। और फिर क्या
सामने कि अगर डीएनए में छोटा सा चेंज आता है, बहुत माइन्यूट सा चेंज आता है, तो हमारे जो पेरेंट होते हैं वो जो डॉटर होते हैं या जो हम कह सकते हैं जो न्यू ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके बहुत ज्यादा सिमिलर लगते हैं। और अगर डीएनए में बहुत ही ज्यादा चेंज आ गया तो क्या होगा, हमारा जो सेल एपरेटस है उसके साथ हमारा डीएनए फंक्शन नहीं कर पाएगा और फाइनली हमारी सेल मर जाएगी एक टाइम पर। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए होता क्या है, ये धीरे धीरे क्या होता है, ये हमने थोड़े थोड़े छोटे चेंजेस देखे हैं ना, क्या होता है डीएनए जब रेप्लिकेट होता है तो डीएनए के रेप्लिकेशन में छोटे छोटे चेंजेस आते हैं और ये क्या होता है, ये चेंजेस टाइम के साथ एक्यूमुलेट होने लगते हैं। एक्यूमुलेट होने लगते हैं मतलब एक साथ ये कह सकते हैं कि हमें जुड़ते हुए दिखाई देने लगते हैं। कैसे, देखिए हम लोग पहले कैसे थे, है ना, हम लोग कैसे थे पहले, हम लोग ऐसे थे, हम आदि मानव थे, यानी कि कैसे दिखते थे, हमारे पूरे शरीर पे बहुत ज्यादा बाल हुआ करते थे, झुक करके चला करते थे, हमारा बॉडी शेप ही बिल्कुल अलग थी, हमारी पूंछ भी हुआ करती थी। लेकिन अब क्या हुआ, अब टाइम के साथ साथ क्या हुआ, हमारे अंदर चेंज आना स्टार्ट हुआ। तो कभी ना कभी ये जो हमने चेंज देखा है ना, ये कभी बहुत छोटे से माइन्यूट से लेवल पे हुआ होगा। माइन्यूट से लेवल पे कैसे होगा, कभी क्या हुआ होगा, धीरे धीरे जो हमारी सेल्स होंगी ना, सेल के अंदर क्या हुआ होगा, डीएनए रेप्लिकेशन में बहुत छोटा सा चेंज आया होगा। फिर बाकी वो जो चेंज आया वो तो ठीक है, फिर जब उस सेल ने फर्दर डिवाइड करा, यानी कि जब नई जनरेशन आई तो फिर थोड़ा सा चेंज हो गया हमारे डीएनए के शेप में, या फिर डीएनए का जो रेप्लिकेशन हो फिर थोड़ा सा उसके अंदर चेंज हो गया, यानी कि फिर थोड़ा सा ऑर्गेनिज्म के अंदर चेंज आया। इसी तरीके से बहुत सारी जनरेशन गई और बहुत सारी जनरेशन में बहुत सारे चेंजेस आए और जब ये चेंजेस एक साथ इकट्ठे होते रहे तो फाइनली क्या हुआ, बहुत ज्यादा चेंजेस दिखने लगे, जिसकी वजह से पूरा का पूरा बॉडी की शेप ही चेंज हो गई है, पूरी की पूरी बॉडी की शेप चेंज हो गई, साइज चेंज हो गया, सब कुछ चेंज हो गया और हमें क्या दिखने लगा, एक अलग तरीके का ऑर्गेनिज्म, यानी कि हम अपने उन आदि मानव से, अपने एंसेस्टर्स से बहुत ज्यादा चेंज लगते हैं। ठीक है, चेंज क्यों लगता है, क्योंकि क्या हुआ, टाइम के साथ साथ ये जो हमारे चेंजेस थे ना, ये एक्यूमुलेट होते रहे और एक्यूमुलेट होने के बाद फाइनली इनकी वजह से आया वेरिएशन जब आया तो वेरिएशन की वजह से फाइनली आया इवोल्यूशन, यानी कि पूरा का पूरा जनरेशन में चेंज आ गया, पूरे के पूरे इंसानों की शेप के अंदर ही चेंज आ गया, उनके बिहेवियर के अंदर चेंज आ गया, सब कुछ चेंज हो गया, इवोल्यूशन आ गया, बहुत बड़े लेवल पर वेरिएशन हो गया, बहुत बड़े लेवल पर चेंज हो गया। ठीक है, अब अगर हम देखें जो वेरिएशन आया है तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ऐसा ये जो वेरिएशन है इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है, क्यों जरूरी है हमारे अंदर वेरिएशन। देखिए एग्जांपल लेते हैं, क्या लेते हैं कि अगर एक सी है ना, कुछ एक्वेटिक बैक्टीरिया है, यानी कि जो पानी में रहते हैं, एक्वेटिक बैक्टीरिया है जो पानी में रहते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हुआ, पानी का टेम्परेचर ऑफ वाटर राइज करने लगा, यानी कि पानी का जो टेम्परेचर था ना वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। अब सोचिए बैक्टीरिया रह रहे पानी के अंदर, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से धीरे धीरे क्या हुआ, पानी का जो टेम्परेचर था वो बढ़ना शुरू हो गया और जैसे जैसे पानी का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ तो ये जो बैक्टीरिया थे ना, ये बैक्टीरिया धीरे धीरे मरने शुरू हो गए, क्योंकि इनको आदत नहीं है इतने हाई टेम्परेचर में रहने की, ये अपने पर्टिकुलर टेम्परेचर में रह सकते हैं। लेकिन क्या हुआ, इनके अंदर ये जो एक्वेटिक बैक्टीरिया थे ना, इसके अंदर से कुछ बैक्टीरिया थे, सम बैक्टीरिया जो सरवाइव कर गए, कुछ बैक्टीरिया इसमें से टेम्परेचर राइज करने के बाद भी मरे नहीं, सरवाइव कर गए। क्यों सरवाइव कर गए, क्योंकि उनके अंदर टेम्परेचर रेजिस्टेंस का जीन आ गया था, टेम्परेचर रेजिस्टेंस का जीन आ गया था। कैसे आ गया था, मतलब कि कुछ बैक्टीरिया क्या हुए, उनके अंदर उनके डीएनए में जब कॉपी हो रही थी ना, तो क्या हुआ, कुछ ऐसा चेंज आ गया कि जिसकी वजह से एक नया फीचर उनके अंदर निकल के आया, क्या कि जब टेम्परेचर राइज हो तो भी ये बैक्टीरिया सरवाइव कर सकते हैं। जैसे डीएनए रेप्लिकेट करा, थोड़ा सा चेंज आ गया और एक नया फीचर निकल के आ गया हमारे ऑर्गेनिज्म के अंदर, हमारे बैक्टीरिया के अंदर, क्या कि हमारे जो बैक्टीरिया है ना उनके अंदर टेम्परेचर रेजिस्टेंस जीन आ गया, यानी कि अब वो हाई टेम्परेचर में भी सरवाइव कर सकते हैं। यानी कि आपने देखा यही जो वेरिएशन है ना, इसी की वजह से जो हमारी स्पीशीज है ना उनकी लाइफ स्टेबल रही, कई जो बैक्टीरिया थे इसमें से नहीं मरे, नहीं तो इनकी तो संख्या खत्म हो जाती, ये बैक्टीरिया तो मर जाते, इनका एग्जिस्टेंस ही नहीं रहता।
तो इस वेरिएशन की वजह से क्या हुआ, इस वेरिएशन की वजह से आई स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी किसके अंदर आई, स्टेबिलिटी इन स्पीशीज, स्टेबिलिटी इन स्पीशीज। ठीक है, तो ये स्टेबिलिटी किसकी वजह से आती है, ये स्टेबिलिटी आती है वेरिएशन की वजह से, डीएनए में चेंज की वजह से। ठीक है, तो ये सब हमने बेसिक्स पढ़ ली। बेसिक्स में हमने क्या क्या पढ़ लिए, बेसिक्स में हमने पढ़ लिया कि क्या होते हैं हमारी सोमैटिक सेल्स, रिप्रोडक्टिव सेल्स, किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, जाइगोट बनता है। जाइगोट बनने के बाद हमने ये देख लिया कि माइटोसिस क्या होता है, मियोसिस क्या होता है। फिर हमने एनसीईआरटी पे आकर के ये देखा कि ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस क्यों करते हैं, और फिर हमने देखा कि क्या ऑर्गेनिजम्स अपने जैसी एग्जैक्ट कॉपीज बनाते हैं। उसके बाद हमने देखा कि हमारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें वेरिएशन की क्या इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, तो यहीं पर अपने लेक्चर को एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर से हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।